बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। बात करते हैं कि हम छक्के जड़े और उधर विकेट गिर जाए। तेजस्वी यादव ने क्यों कह दी है ऐसी बात? इंडिया पर इस बयान से बढ़ेगी सियासी खटपट। चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। लालू और नीतीश साथ बैठे लेकिन मिले नहीं, बढ़ती नजर आ रही है आरजेडी और जेडीयू में दरार। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के क्या नाराज है जेडीयू? विजय चौधरी का बड़ा बयान, राजद कांग्रेस से समझौता का बताया प्लान, नीतीश से काम पर खूब बोले। बिहार में होगा आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैच, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा विकसित होगा स्पोर्ट्स कल्चर। भूमि बंदोबस्त और सर्वेक्षण का काम इस दिन होगा पूरा, जाने आपके गांव में कब होगा सर्वे। प्रेमिका को मंडप से उठा ले गया प्रेमी, देखते ही हिल गए मेहमान। देश को बेच करके अक्षत और फूल बांट रही है बीजेपी, जनता सिखाएगी सबक, भाजपा का होगा राम नाम सत्य, नीतीश के मंत्री जमकर के बीजेपी पर बरसे। महागठबंधन में सुलझा सीट शेयरिंग का मामला, मकर संक्रांति पर आरजेडी ने दिए संकेत। बिहार में किसानों को मिलेगा 50% अनुदान, कैसे उठाएं लाभ, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार के इस जिले में आवारा कुत्तों का आतंक, दुकान जा रहे शख्स का प्राइवेट पार्ट काटा। सपने में आए भगवान राम, आरएसएस शैतान, फिजूल खर्ची, राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के भड़के लालू के लाल तेज प्रताप यादव। पीएम कुसुम किसान योजना के तहत किसानों को मिलेंगे सोलर पंप, जाने कैसे करें आवेदन, कैसे उठाएं लाभ। एक बार फिर मोदी सरकार, पूरे बिहार में दीवारों पर बनेगी पेंटिंग, सम्राट चौधरी ने पटना से की है शुरुआत। बिहार के 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी, जल्द होगा एग्जाम, यहां चेक करें शेड्यूल। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि सर्दी के मौसम में बिहार का सियासी पारा गरमाया हुआ है। मौका मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा के आयोजन का था, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे। दिलचस्प ये रहा कि वे बैक गेट से पहुंचे थे। जी हाँ, इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार महज 10 मिनट के लिए रुके और राबड़ी देवी के आवास से निकल गए। इस दौरान आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव और फिर अन्य नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार वहां मात्र 10 मिनट रुके और फिर बैक गेट से ही बाहर निकल गए। उन्होंने मीडिया से दूरी बना करके रखी, कोई बातचीत नहीं की। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद ठुकराया था। अब कयास लगाया जा रहा है कि इसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराजगी जता रहे हैं। दोस्तों बिहार में ठंड और शीतलहर के कारण आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। बिहार के 14 जिले भीषण शीतलहर की चपेट में हैं और लगातार न्यूनतम तापमान नीचे जा रहा है। तकरीबन राज्य के यानी कि बिहार के सभी स्कूलों में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, हालांकि वे नाकाफी साबित हो रहा है। जब पटना समेत राज्य के अधिकतम जिलों में शीत दिवस जैसे हालात बन गए हैं, जब पूर्णिया, बक्सर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, फॉरबिसगंज, सबौर, गोपालगंज, जमुई, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, सीवान और कैमूर शहर में शीत दिवस के हालात हैं। वहीं पर सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में भी लोगों के हालात खराब हो गए हैं, हालात पतला हो गए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जब पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। आज मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंरचन दक्षिणी बांग्लादेश एवं आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। इस चक्रवाती परिसंरचन के प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। जब वही
मौसम की मार से हवाई और फिर रेल यात्रा बुरी तरीके से प्रभावित है। जब कोहरे के कारण विमान और ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जब पटना की फ्लाइट लगातार रद्द हो रही है, तो फिर वही दर्जनों ट्रेनें लेट चल रही है। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट अगवानी सुल्तानगंज 4 लेन पुल अब नए डिजाइन में बनेगा, यानी कि पिलर संख्या 3 से 16 के बीच का सुपर स्ट्रक्चर नए डिजाइन का होगा। जहां पिलर संख्या 3 से 16 के बीच मौजूद सभी पुराने सुपर स्ट्रक्चर खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। अभी क्रेन की मदद से पिलर संख्या 13 पर मौजूद सुपर स्ट्रक्चर को एक एक करके उतारने का काम शुरू किया गया है। वहां मौजूद कर्मचारियों ने बताया है कि पहले 13 से 16 के बीच के सभी सुपर स्ट्रक्चर केबल सहित खोले जाएंगे। इसके बाद 3 से 4 के बीच के, फिर 6 से 9 के बीच के सुपर स्ट्रक्चर खोलेंगे, क्योंकि अभी पिलर संख्या 6 से 9 के बीच पानी अधिक है। वहीं पिलर संख्या 5 से जुड़े सभी सुपर स्ट्रक्चर हवा की वजह से गिरे फूल में पहले ही ध्वस्त हो चुके थे, जबकि 10 से लेकर के 13 के बीच के सुपर स्ट्रक्चर 2023 में जून महीने में गिरा था। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस की टेंशन में इस बात का ऐलान करके बढ़ा दिया है कि हाजीपुर लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट को अपनी पार्टी की परंपरागत सीट बताया है और कहा है कि लोजपा के संस्थापक और उनके पिता ने इस क्षेत्र को अपने खून पसीने से सींचा है, जहाँ ऐसे में किसी और का इस सीट पर अधिकार नहीं हो सकता है। हाजीपुर सीट पर जारी चाचा भतीजे की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है जब चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट का दावा ठोका हो। इससे पहले भी कई बार उन्होंने इसको लेकर के बात कह चुके हैं, लेकिन इस बार सिर्फ दावेदारी नहीं की है बल्कि ऐलान भी कर दिया है कि हाजीपुर सीट से उनकी ही पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा। या वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के चाचा और रालोसपा प्रमुख सह केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी इस सीट पर अड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले दिए गए अपने बयान में जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा था कि हाजीपुर सीट से वे 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार में सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे। यही नहीं, पशुपति पारस ने खुद को एनडीए का ईमानदारी सहयोगी बताते हुए चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनका एनडीए से संबंध 36 का है, जब 3 इधर और फिर 6 उधर का है। अपनी पार्टी के सांसदों की संख्या बताते हुए कहा था कि हाजीपुर सीट से उनका हक कोई नहीं छीन सकता है और अब चिराग पासवान इस सीट पर अपना हक जता रहे हैं। दोस्तों, बिहार के गया जिला कोरोना का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। जहां गया जिले में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जहां गया में 6 संक्रमित मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। गया जिले में नए मरीजों की कुल संख्या 36 हो गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 14 है। जहां आपको बता दें कि 6 नए संक्रमितों में 5 डोभी के रहने वाले हैं, जबकि 1 मानपुर का निवासी है। जब जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते देख करके स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। एहतियात के तौर पर जांच को बढ़ा दिया गया है। जब पहले 1 से 150 जांच हो रही थी, लेकिन जिसे बढ़ा करके अब 500 से 600 तक कर दिया गया है। सिविल सर्जन के मुताबिक जो 6 नए मरीज मिले हैं उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, जब सभी को घर में ही आइसोलेट किया गया है। फिलहाल एक भी संक्रमित अस्पताल में भर्ती नहीं है। दोस्तों, बिहार बीजेपी के नेताओं की ओर से आए दिन इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। इन सब के बीच आरजेडी के नेता मनोज झा ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जिक्र करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को जवाब देते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हम जब से सत्ता में आए हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, हर दिन बताया जाता है कि सरकार आज गई कल गई, लेकिन लंबी लकीर खींची जा रही है। एक तरफ धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, तो दूसरी ओर धर्म का जो असली मर्म है, रोजगार, महंगाई, सामाजिक सौहार्द, उस पर बातचीत हो रही है। जहां उनकी और फिर हमारी राजनीति में बस यही फर्क है। वे लोग धर्म की राजनीति करते हैं, हम लोग कर्म की राजनीति करते हैं। आपको बता दें कि बिहार की महागठबंधन सरकार पर लगातार बीजेपी के नेता हमलावार है। उधर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी लगातार बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार किया है, इसको लेकर की राजनीति और तेज हो गई है। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सोमवार को वॉल पेंटिंग करके लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान का शुभारंभ कर दिया है। उन्होंने पटना के शिवपुरी कार्बन फैक्ट्री रोड नंबर 2 स्थित रमा अपार्टमेंट की दीवारों पर पेंटिंग बनाकर के बीजेपी का प्रचार किया है। बीजेपी बिहार समेत देश भर में इस तरीके का प्रचार करने जा रही है। जहां दिल्ली में भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वॉल पेंटिंग प्रचार अभियान की शुरुआत की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा
कहा है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार देश की जनता के सहयोग से एवं आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए पार्टी संकल्पित है। जय इसके लिए देश और फिर प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी पर पूरे देश को भरोसा है। उन्होंने दीवारों पर कमल के फूल के साथ एक बार फिर से मोदी सरकार का नाम लिख दिया है। इस दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव सहित बीजेपी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दोस्तों, बिहार बोर्ड के 9वीं और फिर 11वीं के छात्रों की परीक्षा होगी। जहाँ इसके लिए डेट शीट को जारी कर दिया गया है। शेड्यूल को छात्र अब आसानी से चेक कर सकते हैं, या साथ ही डाउनलोड भी किया जा सकता है। जनवरी में 11वीं और फिर 9वीं की मासिक परीक्षा ली जाएगी, जहाँ इसका शेड्यूल सार्वजनिक हो चुका है। बिहार बोर्ड की ओर से परीक्षा के कार्यक्रम को जारी कर दिया गया है, जहाँ जनवरी के महीने में कक्षा 9 और फिर 11वीं की मासिक परीक्षा होगी। एग्जाम के कार्यक्रम की तारीख जारी हो चुकी है। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 11वीं की मासिक परीक्षा के संबंध में शेड्यूल जारी हुआ है, जब इसको लेकर के बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। 11वीं की परीक्षा 22 जनवरी से शुरू होगी। जब पहले दिन पहली पाली में भौतिकी की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में रसायन शास्त्र और फिर राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा होगी। 23 तारीख को 11वीं की गणित और फिर अंग्रेजी की परीक्षा होगी। यह दूसरी पाली में हिंदी की परीक्षा ली जाएगी। वहीं तीसरे दिन 25 तारीख को पहली पाली में संस्कृति और फारसी जैसी भाषाओं की परीक्षा ली जाएगी, जबकि दूसरी पाली में मनोविज्ञान का एग्जाम होगा। जहाँ 27 तारीख को पहली पाली में इतिहास तो दूसरी पाली में म्यूजिक का एग्जाम होगा। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार की मौजूदा सरकार को लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि महागठबंधन सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, बीजेपी डरी हुई है। जहाँ सियासी गलियारों में इन तमाम चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ने खेला की बात कर दी है। जहाँ सोमवार को मीडिया से बात करते हुए मंत्री रत्नेश सदा ने बड़ा ऐलान किया है। जेडीयू कोटे से मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री किसी से डरे तो फिर नीतीश कुमार से डरते ही। जहाँ हम तो बार बार कहते हैं कि वे 24 कैरेट सोना नहीं है, जात पात हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री सभी वर्ग सभी धर्म सभी जाति को लेकर के राजनीति करते हैं। जहाँ इस सवाल पर कि क्या अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार को चेहरा क्यों नहीं बनाया जा रहा है, कांग्रेस क्यों नहीं चाह रही है, इस पर रत्नेश सदा ने कहा है कि कोई ऐतराज नहीं है, समय आएगा तो फिर देख लीजिएगा। इस दौरान मंत्री रत्नेश सदा ने व्यक्तिगत तौर पर जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए और फिर देखिए कि देश में क्या खेला होता है। जहाँ वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी की ओर से इन दिनों दिए जा रहे बयानों पर उन्होंने कहा है कि बिहार में कोई भी खेला नहीं होने वाला है। जीतन राम मांझी बेबुनियाद बात करते हैं। जब से हम लोग अलग हुए हैं, बीजेपी वाली मछली की तरह छटपटा रहे हैं। दोस्तों, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अति पिछड़ा वर्ग के को आरक्षण न देकर के अपमानित किया था। बाद में नीतीश कुमार के राजद से हाथ मिलाने और फिर तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के कारण अति पिछड़ों ने जेडीयू और महागठबंधन से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर के अति पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिया और उसका विश्वास जीता। 2014 के संसदीय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। जदयू को केवल 2 सीटें मिली थी। 2024 में अति पिछड़ा विरोधी जेडीयू 0 पर आउट होगा। दोस्तों, भारत के सभी राज्यों को सड़कों के जरिए आसानी से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। जहां यूपी को कई एक्सप्रेसवे मिल चुके हैं, तो फिर वहीं अब इन एक्सप्रेसवे की सौगात बिहार, बंगाल और झारखंड के लोगों को भी मिलने वाली है। जहां जल्द ही वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का 7 पैकेज में इसका निर्माण किया जाएगा। जहां इसमें से 5 पैकेज में बिहार के कई हिस्सों को जोड़ते हुए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। जहां इस नए एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 28,500 करोड़ बताई गई है। ये 610 किलोमीटर लंबाई के साथ 4 राज्यों को कवर करेगा। एक्सप्रेसवे 4 राज्यों से होकर के गुजरेगा, जिसका 159 किलोमीटर लंबा हिस्सा बिहार के हिस्से में आएगा। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए बिहार में 136 किलोमीटर जमीन चिन्हित कर ली गई है। पिछले दिनों रिपोर्ट्स के अनुसार नए साल की शुरुआत के साथ ही निर्माण कार्य में तेजी आ सकती है। कहा जा रहा है कि पैकेज नंबर 4 और फिर 5 की डीपीआर भी बनाई जा रही है। एक्सप्रेसवे सड़क निर्माण की शुरुआत वाराणसी रिंग रोड की चंदौली स्थित बरहुली गांव से होगी। फिर ये बिहार में प्रवेश के साथ ही कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में से होते हुए आगे बढ़ जाएगा, जहां इससे बिहार के लोगों को सफर करने में बड़ी आसानी होगी। दोस्तों, बिहार में लड़कियां लगातार लड़कों को पछाड़ रही है। इस कड़ी में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम में टॉप 10 में 10
6 पदों पर लड़कियों ने बाजी मारी है। जब पहले स्थान पर प्रियांगी मेहता ने सफलता पाई है, वहीं तीसरे स्थान पर प्रेरणा सिंह, चौथे स्थान पर अंजलि जोशी, 7वें स्थान पर अंजलि प्रभा, 8वें स्थान पर अनुकृति मिश्रा और फिर 10वें स्थान पर मीमांसा ने सफलता पाई है। जहाँ इसके साथ ही टॉप 10 में महज 4 लड़कों को मौका मिला है। जहाँ इसमें दूसरे स्थान पर अनुभव, 5वें स्थान पर गौरव रंजन, 6ठे स्थान पर आसिम खान और फिर 9वें स्थान पर आकाश कुमार है। 10 टॉपरों के साथ ही कुल 322 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है, जिसमें सबसे ज्यादा 59 के सिलेक्शन कल्याण पदाधिकारी के लिए हुआ है। वहीं पर 8 को डीएसपी, 1 डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, 16 डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर, 16 जेल सुप्रिंटेंडेंट, 2 स्टेट टैक्स असिस्टेंट, 7 सब इलेक्शन ऑफिसर, 8 सब रजिस्टर, 20 लेबर सुप्रिंटेंडेंट समेत अन्य पदों के लिए सफलता घोषित की गई है, सफल हुए हैं। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया की वर्चुअल मीटिंग शनिवार को ही इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने का प्रस्ताव भी सामने आया, लेकिन उन्होंने खुद संयोजक बनने से इनकार कर दिया। इस बीच बिहार के वित्त मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में हो रही देरी और फिर नीतीश कुमार की ओर से संयोजक पद स्वीकार नहीं करने के मामले में इंडिया टीवी से बातचीत की, जहाँ उन्होंने कहा कि हम लोग शुरू से ही 23 जून को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पहली बैठक पटना में हुई थी, तो उसी के बाद से हम लोगों की भी राय थी कि अब अन्य बातों को छोड़ करके सीट शेयरिंग पर ही गंभीर बात होनी चाहिए, यानी आपसी सहमति से सीटों की संख्या का बंटवारा होने पर ही निर्भर करता है। जहाँ इसे जितना जल्दी कर लेते हैं तो उतना अच्छा था। जब करीब 7 महीने बीत गए हैं, जहाँ उस समय से ही 1-2 महीने के अंदर बात हो जाती है, तो फिर आज स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन के नेता या इस गठबंधन का चुनावी अभियान काफ़ी आगे बढ़ जाता। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा को प्राथमिकता देने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब बिहार के सहरसा जिले को रेलवे की बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। जहां सहरसा से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां सहरसा से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने से यात्रा बहुत आसान हो जाएगी, साथ ही लोगों के समय की भी अच्छी खासी बचत होगी। आपको बता दें कि फिलहाल सहरसा से दिल्ली जाने वालों के लिए एक ही ट्रेन है, जैसे सहरसा नई दिल्ली एक्सप्रेसवे के तौर पर जाना जाता है। ये ट्रेन पुरानी हो चुकी है और फिर सुविधाएं भी कम है। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि सहरसा से दिल्ली जाने वाले वंदे भारत को लेकर के प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले ट्रैक का मेंटेनेंस कराया जाएगा, इसके बाद ही ट्रेन चलाने को लेकर के आगे का काम शुरू किया जाएगा। दोस्तों, सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी स्कीम योजना का आकलन उत्साहवर्धक है। जहां पिछले 9 सालों में 24.82 करोड़ का लोग बहुआयामी गरीबों के दायरे से बाहर आ गए हैं। जहां अब ये खुद को गरीब होने का अनुभव नहीं करते, क्योंकि इन्हें भी मध्यम वर्ग और फिर उच्च आय वर्ग वालों की तरह ही सुविधा प्राप्त हो गई है। यह सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान के लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। सोमवार को नीति आयोग की तरफ से मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया पर जारी दस्तावेज में इस बात की जानकारी दी गई है। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि MPI की वैश्विक मान्यता है और इस इंडेक्स को निकालने के लिए प्रति व्यक्ति आय की जगह बिजली, स्वास्थ्य, पेयजल, स्कूल, वित्तीय समावेशी जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जाता है। नीति आयोग ने MPI निकालने के लिए ऐसे 12 मानकों में शामिल किया है, जिनमें पोषक तत्व, बच्चे की मृत्यु दर, माताओं के स्वास्थ्य, बच्चों के लिए स्कूल जाने की उम्र, स्कूल में उनकी उपस्थिति, ईसाई, रसोई ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपदा और फिर बैंक खाता शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2013-14 में देश की 29% आबादी MPI के हिसाब से गरीब थे, जब वित्तीय वर्ष 2022-23 में सिर्फ 11% लोग MPI के हिसाब से गरीब रह गए हैं। यानी कि इन 9 सालों में 17.89% लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। नीति आयोग ने देश की आबादी को 138 करोड़ मान करके MPI तैयार किया है। दोस्तों, आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सोमवार को दावा किया है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की कृपा से ही बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। जहां भाई वीरेंद्र ने कहा है कि हमारे पास 79 विधायक है, जहाँ तो फिर हमारी भूमिका बड़े भाई की है। हम भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। ये पूछे जाने पर कि लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री के माथे पर तिलक क्यों नहीं लगाया, तो वीरेंद्र ने कहा कि ये सवाल लालू यादव से पूछा जाना चाहिए। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि उनके आशीर्वाद से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। ये दोनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं। मैं बिहार का पहला व्यक्ति था जिसने नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की थी, जब बिहार एक ऐसी जगह है जिसने हमें पहला राष्ट्रपति भी दिया है।
राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद यादव के दही चूड़ा भोज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार नाखुश दिखे। इसको लेकर के जब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को कैसे पता चला। जब सम्राट चौधरी से कहा गया कि तस्वीर सामने आई है तो फिर उनका कहना था कि हो सकता है। आगे सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी का मानना है कि 2024 में 40 सीटें बिहार में जितनी हैं और इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। वहीं पर भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने बयान देते हुए कहा कि जो स्थिति नीतीश कुमार का है, जहां अब वे दही का टीका लगा ले या फिर दही से नहा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले इस चुनाव में नीतीश कुमार पानी में बह जाएंगे, कोई भी पूछने वाला नहीं है। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि नीतीश कुमार गए थे पीएम बनने, लेकिन दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया है। दोस्तों, बिहार में साइबर अपराधी सक्रिय हैं। यह साइबर अपराधी नए नए हथकंडे अपना करके लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। वहीं अब साइबर अपराधियों के द्वारा एक नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यह साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। इस मामले में पिछले 4 सालों में बिहार में लगभग 1951 केस दर्ज किया हुआ है। जब साइबर अपराधी लोगों का प्रोफाइल को खंगाल रहे हैं, जब लोगों की ज़रूरतों, रुचि और फिर उनके फ्रंट लिस्ट की ध्यान में रख करके ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जांच एजेंसियों की पड़ताल में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार साल 2019 में 19 नवंबर 2023 के ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके को खंगाला गया तो फिर इसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए सबसे अधिक ठगी की शिकायतें थाने में दर्ज कराई गई है। इन 4 सालों के दौरान बिहार में व्हाट्सएप के जरिए 5145, टेलीग्राम के जरिए 2572, फेसबुक के जरिए 1486 और फिर इंस्टाग्राम के जरिए 1014 लोगों से साइबर ठगों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया है। यही नहीं, यूट्यूब के जरिए भी 734 लोग ठगी के शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद से यूपीआई और फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की मांग बढ़ी तो फिर इसी के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से साइबर ठगी के मामले में भी खासा इजाफा हुआ है। नतीजा ये हुआ है कि अब बिहार के हर जिले में एक साइबर थाना खोलना पड़ा है। जानकारी के अनुसार साल 2019 से जुलाई 2023 तक बिहार में यूपीआई के जरिए ठगी की 10,000 गुना ज्यादा घटनाएं सामने आई है, जब वहीं 2019 में यूपीआई के जरिए ठगी का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। दोस्तों, भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार को कलंकित करने वालों का सफाया तय है। इन्हें सत्तायुज किए बिना बिहार का कल्याण संभव नहीं है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आज़ादी के अमृतकाल में देश साक्षी है कि भाजपा के लिए जनसेवा परम कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आर्थिक, सांस्कृतिक और फिर सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भाजपा दिन रात कार्य कर रही है। सामान्य स्वच्छता अभियान के बाद देश के लाखों मंदिरों के परिसर को स्वच्छ बनाने के विशेष अभियान में प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू लगा रहे हैं, जहां इससे प्रेरणा लेकर के करोड़ों देशवासियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार वासियों के लिए संकल्प का दिन है, जहां उन्हें बिहार को कलंकित करने वालों से मुक्ति प्राप्त करने का प्रण लेना होगा। जहां राज्य की जनता देख रही है कि किस प्रकार राजद सुनियोजित ढंग से राज्य के खजाने को लूटने का अभियान चला रहा है। उन्हें जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। सत्ता में बने रहना इनकी पहली और फिर अंतिम प्राथमिकता है। बिहार ने इन्हें 1990 से 2005 की अवधि में झेला है। प्रोफेशनल, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, छात्र और फिर शिक्षक सभी खराब और ध्वस्त कानून व्यवस्था का शिकार होकर के पलायन कर गए। जब लाखों लोगों ने भाजपा के नेतृत्व में संघर्ष किया, जंगल राज से मुक्ति मिली। सुशासन के लिए भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और आरजेडी के फिर से सत्ता में वापसी के बाद बिहार में फिर से जंगल राज का उद्भव हुआ है। दोस्तों, बिहार में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, जहां वहीं कई ऐसे युवा भी हैं जिनको शिक्षित होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे युवाओं की आर्थिक सहायता के लिए बिहार सरकार ने बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत बेरोजगार युवकों को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। जब बेरोजगार भत्ता उन युवाओं को दिया जाता है जो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आपको बता दो कि ये धनराशि शिक्षक बेरोजगार युवा को तब तक दी जाएगी जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती है। इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए बेरोजगार युवाओं की शैक्षिक योग्यता 12वीं पास तथा इसके साथ साथ ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। जब बिहार बेरोजगारी भत्ता के लिए आवश्यक पात्रता के बारे में अगर बात किया जाए तो आवेदक यानी कि जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसको कम से कम वो 12वीं पास होना जरूरी है। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, जहां आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां आवेदक बिहार का अस्थायी निवासी हो और फिर उनके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जहां आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और फिर अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। दस्तावेजों के बारे में अगर बात किया जाए तो इस योजना के लिए आपको
आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी कि 12वीं पास मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति पर बीते सोमवार को कई राजनीतिक दलों के यहां दही चूरा के भोज का आयोजन किया गया था। बिहार बीजेपी राबड़ी आवास जेडीयू के मंत्री रत्नेश सदा समेत अन्य जगहों पर भोज देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास गए, यहां लालू तेजस्वी आदि से मिलकर के दही चूरा का आनंद लिया। जब वह अपनी पार्टी के नेता और मंत्री रत्नेश सदा के यहाँ भी गए, इन सब के बीच नीतीश कुमार दिन भर सुर्खियों में बने रहे कि आखिर सीएम ने राबड़ी आवास में पीछे के दरवाजे से क्यों प्रवेश किया। इसको लेकर के कई तरह के बयानबाजी भी हो रही है। इस पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री और उनके करीबी नेता अशोक चौधरी ने पूरा माजरा समझाया है। जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने पत्रकारों के इससे जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पीछे से नहीं, अपने घर के सामने के दरवाजे से गए और जो सामने का दरवाजा था उसमें घुसे। इसको पीछे के दरवाजे से क्यों कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भीड़ भाड़ से बचना चाह रहे होंगे तो फिर अपने उसी रास्ते से चले गए और फिर मिलकर के आए। मेन मकसद है दही चूरा खाना। वहीं सीट बंटवारे में हो रही देरी से भी सीएम नीतीश कुमार नाराज लग रहे हैं। इस पर अशोक चौधरी ने कहा है कि देखिए, हर व्यक्ति के चाहने से ये नहीं होगा। जहाँ ये गठबंधन की पॉलिटिक्स है, हमारे नेता की इच्छा थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीट बंटवारा हो जाए, जहाँ हम फिर से मैदान में उतर पाएंगे। लड़ाई लड़नी है और फिर लड़ाई कमज़ोर भी नहीं है, यह अच्छी लड़ाई है, तो फिर आपको समय चाहिए। आपका जो कैंडिडेट है उसको समय मिलना चाहिए। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने पीछे के दरवाजे से राबड़ी आवास में प्रवेश किया और 10 मिनट में ही निकल गए। यही वजह है कि सियासी गलियारों में चल रही हवा और तेज हो गई। दोस्तों, बिहार इन दिनों सरकारी नौकरियों को लेकर के सुर्खियों में है। जी हां, पटना के गांधी मैदान में शनिवार को सीएम नीतीश कुमार द्वारा 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में 51% महिलाएं सफल हुई है। यह परीक्षा में शामिल होने का मौका दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मिला। झारखंड, यूपी, एमपी, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों के अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। जहाँ 5 लाख रोजगार महागठबंधन सरकार अब तक दे चुकी है। 20 लाख का वादा है, पूरा करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में लगातार बहाली की जा रही है। द्वितीय चरण में 96,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली हुई है। इसमें अभी और कुछ बचा हुआ है, जब उसकी भी बहाली जल्द हो जाएगी, जब बच्चों और फिर बच्चियों की पढ़ाई बेहतर ढंग से हो, इसलिए शिक्षकों की बहाली की जा रही है। जब दूसरे राज्य में के लोगों को भी शिक्षक की नौकरी मिली है। हमने पहले भी कहा था कि बिहार के अलावा बाहर के लोगों को भी बहाली होगी। जब तब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, जब बिहार के लोगों की बहाली दूसरे राज्यों में नहीं होती है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले लगभग 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अब हमने घोषणा कर दिया है कि ये सभी सरकारी कर्मी होंगे, जब बहुत जल्द नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बनेंगे। दोस्तों, बिहार में बीएओ के 866 पदों पर आवेदन शुरू हो गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बीपीएससी ने बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हजारों पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें बीईओ के 866 पद शामिल है। जहां पद का नाम ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि बीएओ है। जब पदों की संख्या के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर 866 पद पर बहाली होगी। योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर BSc AG निर्धारित किया गया है। आवेदन की तिथि के बारे में अगर बात किया जाए तो इच्छुक और फिर योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 15/1/2024 से 28/1/2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा के बारे में अगर बात किया जाए तो महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल जबकि पुरुष के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 साल निर्धारित किया गया है। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो आप बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के नोटिस को पढ़ सकते हैं और आवेदन को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, पटना में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बल्ले पर भी हाथ आजमाया। उन्होंने मैदान पर जम करके चौके छक्के जड़े। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग से खेल विभाग बनाया गया है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि बिहार में खेल कूद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास जारी है, जब हम सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बिहार के लोग प्रतिभाशाली है और उन्हें अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जल्द ही स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद यहां IPL और फिर इंटरनेशनल मैच कराया जाएगा। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन एकजुट है और बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है। बिहार में बीजेपी का कोई स्कोप नहीं है। इसके अलावा राजनीति में
छक्का लगाने के सवाल पर जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम टीम में विश्वास करते हैं, एक आदमी छक्का लगाए और फिर उधर से विकेट गिरता जाए तो फिर वे अच्छा नहीं है। हम लोग यूनिटी में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन एकजुट है, वह पूरे दमखम से लड़ेगा और सबकी भूमिका होगी। वहीं पर स्कूल गेम्स के उद्घाटन के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार में खेल के विकास का दावा किया है और कहा है कि बिहार में जल्द ही आईपीएल और फिर अंतर्राष्ट्रीय मैच का भी आयोजन किया जाएगा। जब बिहार में स्पोर्ट कल्चर को विकसित करने के लिए अलग से खेल विभाग का गठन किया गया है, जब खेल के क्षेत्र में अब बेहतर काम होगा। उद्घाटन के बाद तेजस्वी यादव ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और साथ ही साथ क्रिकेट की पिच पर दो हाथ आजमाए और लंबे लंबे छक्के लगाए। वहीं क्रिकेट के साथ साथ सियासी पिच पर छक्का लगाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि क्रिकेट की तरह सियासत भी एक टीम गेम की तरह है, जब हम टीम पर विश्वास करते हैं। एक शख्स सिर्फ छक्का लगाए और दूसरी तरफ से पूरी टीम धराशायी हो जाए तो फिर ये भी ठीक नहीं है। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और फिर मजबूती से काम कर रही है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि यह टूर्नामेंट खास करके बिहार से बाहर होता था, लेकिन इस बार ये बिहार में हो रहा है, लिहाजा खुशी की बात है। ये स्कूली छात्रों के लिए शानदार प्लेटफॉर्म है जहां वे अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं। यह खेल को लेकर के बिहार में अब माहौल बन रहा है, अब तेजी से इसमें सुधार हो रहा है। दोस्तों, भूमि बंदोबस्त और सर्वेक्षण का काम अब जल्द ही पूरा होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार के 20 जिलों में भूमि विवाद समाप्त करने की कवायद अंतिम चरण में है। जब बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, जमुई, बांका, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर और अरवल में बंदोबस्त और सर्वे कार्य अंतिम चरण में है। इन 20 जिलों के 220 अंचलों के 16,228 गाँव में इस साल मार्च तक भूमि सर्वेक्षण और फिर बंदोबस्त कार्य पूरा कर लिया जाएगा। चौथे कृषि रोड मैप में बचे हुए 18 जिलों में भी भूमि बंदोबस्त और फिर सर्वेक्षण कार्य की टाइमलाइन निर्धारित की गई है। इस साल नवंबर तक 18 जिलों के 28,611 गांवों में बंदोबस्त और फिर सर्वेक्षण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले और दूसरे चरण का कार्य इस साल मार्च में पूरा करने का समय निर्धारित है। तीसरे चरण में 6 जिलों में 102 प्रखंडों के 8,862 गांवों में भूमि बंदोबस्त और फिर सर्वेक्षण का कार्य पूरा होंगे। सितंबर माह तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। चौथे चरण में कुल 7 जिलों के 103 अंचलों की 12,342 गांव में अक्टूबर और फिर 5वें चरण में 5 जिलों के 109 अंचलों की 7,587 गाँव में इस साल नवंबर तक बंदोबस्त और फिर सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह चौथे कृषि रोड मैप की रिपोर्ट के अनुसार बचे हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए 10,101 पदों पर बहाली होगी, जब बंदोबस्त पदाधिकारी के 355 विशेष सर्वेक्षण कानूनगों के 758 पदों पर बहाली होगी। दोस्तों, ऐसा फिल्म में ही देखने को मिलता है कि हीरो मंडप से अपने प्रेमिका को भगा लेकर जाता है, मगर रियल लाइफ में ऐसा नज़ारा कभी नहीं दिखता है। लेकिन सोचिए, अगर रियल लाइफ में भी ऐसा नज़ारा दिख जाए तो फिर कैसा लगेगा। निश्चित तौर पर हर कोई शॉक्ड हो जाएगा। अभी इसी तरीके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है जो एक प्रेमी प्रेमिका से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रेमी बदमाशों की टोली के साथ अचानक शादी स्थल पर पहुंच जाता है, जब फिर सबके सामने दुल्हन को लेकर भागता है। जब वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियो को देख करके मालूम चलता है कि प्रेमिका की शादी की खबर प्रेमी को लग जाती है, जब प्रेमिका भी इस शादी से खुश नहीं थी। इस खबर से बौखलाए प्रेमी ने दबंगई दिखाते हुए बदमाशों की टोली इकट्ठा की और फिर वहां पहुंच गया जहां शादी हो रही थी। फिर क्या था, शादी स्थल में ही उसने बाइक घुसा दी और फिर सीधा मंडप के पास पहुंच गया। इसके साथ आए बदमाशों ने सुरक्षा घेरा बना दिया। प्रेमी को देखते ही प्रेमिका जल्द से बाइक पर बैठ गई। जब फिर क्या था, प्रेमी सबके सामने अपनी प्रेमिका को लेकर भागा। इस नज़ारे को जिसने भी देखा दंग रह गया। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। जब राम मंदिर को लेकर के जहां एक तरफ लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर को लेकर के सियासत भी तेज है। राम मंदिर को लेकर के विपक्ष आए दिन विवादित बयान दे रहे हैं, जब विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र राम ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। जहां नीतीश कुमार के मंत्री ने भाजपा को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा है कि बीजेपी के लोग आज देश को बेचकर
करके अक्षत और फूल बांट रहे हैं, लेकिन जनता इनको ये मौका नहीं देगी कि ये लोग देश को जला करके रख देंगे। अगर मौका देगी तो जनता आगामी चुनाव में बीजेपी को सबक सिखा देगी और बीजेपी का राम नाम सत्य हो जाएगा। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री ने राम मंदिर को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम लोग रामचंद्र जी को मानने वाले लोग हैं, भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग सनातन धर्मों को खत्म करना चाहते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। जिनको सनातन धर्म को बचाने का जिम्मा मिला है वही इसका विरोध कर रहे हैं। जब उनका कहना है कि अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा क्यों, जब राम मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाए तब राम मंदिर का निर्माण हो। लेकिन भाजपा वाले अपने राजनीतिक कारणों की वजह से राम मंदिर का उद्घाटन जल्दी करवा रही है। मंत्री ने कहा है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जहां वहीं सीट शेयरिंग के सवाल पर मंत्री ने कहा कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है, हमारे शीर्ष नेता इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के लड़ेगी और भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगी। वहीं मंत्री ने कहा है कि देश को हम लोग भाजपा मुक्त कराना चाहते हैं, देश में एनडीए की सरकार को खत्म करना चाहते हैं और इंडिया की सरकार को लाना चाहते हैं। जब हमारा गठबंधन बहुमत में आएगा तब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय हो जाएगा। देश की जनता को अग्निवीर की आग से बचाना है, नौजवान के अरमानों को अग्निवीर की आग में सरकार स्वाहा करना चाहती है। देश को बेच करके अक्षत और फिर फूल बांटा जा रहा है। जनता आपको मौका नहीं देना चाहती है आगे कि आप देश को जला करके राख बांटेंगे। इसीलिए जनता समझदार है और फिर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का नाम राम नाम सत्य हो जाएगा। दोस्तों, लालू जी के आशीर्वाद से सीएम बने हैं नीतीश कुमार। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के इस बयान से सियासी हलचल तेज है। दरअसल ऐसा इसलिए कि भाजपा नेताओं के ऐसे ही बयानों से परेशान नीतीश कुमार के एनडीए का साथ छोड़ चुके एक झटके में लालू यादव के राजद का दामन थाम लिया था। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी बातों से कितने परेशान हैं और फिर आहत होते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण बाहुबली राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिस्थितियों के सीएम नीतीश कुमार वाले बयान के बाद उनका हस्त्र सब देख चुके हैं। जानकार कहते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने केवल एक गलती की थी कि उन्होंने भागलपुर जेल से निकलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए उनके बारे में एक बयान दिया। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद की अधिक सीटें होने के बाद भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के बयान दिया था। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को परिस्थितियों के सीएम कहते हुए कटाक्ष किया था। जहाँ कहा जाता है कि सीएम नीतीश कुमार को ये बात नागवार गुजरी थी। जानकार कहते हैं कि इसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन उनके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई कि वे अब दुनिया में नहीं रहे। यह एक दौर था जब शहाबुद्दीन का सीवान में खौफ था। लालू यादव से टच में हुए आए तो फिर उनका ग्राफ तेजी से बढ़ा। 2002 से पहले लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल में उनकी तूती बोलती थी। जब सीवान में तो उनकी अदालत तक चला करती थी। लेकिन दौर पतन का भी आया और फिर कानून व्यवस्था सुधारने का नाम पर भाजपा के साथ चुनाव जीत करके नीतीश कुमार साल 2005 में सत्ता में आने के बाद शहाबुद्दीन पर कार्रवाई शुरू की। नवंबर 2005 में बिहार पुलिस की एक विशेष टीम ने दिल्ली में शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद तो उन पर नीतीश राज में लगातार रिएक्शन होते रहे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।